Starting with the glorious name of Allah, the most beneficent and the most merciful, dear students, Assalamu alaikum. Hope you're all doing great. So today we will be starting with the practicals. So let's get started without wasting your time. So the first practical that has been given in your guidelines provided by the federal board, that is qualitative test for different types of energy food like iodine test for starch, Benedict test for glucose, biuret test for protein, emulsion test for fatty substances. सो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें इस जब भी प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट होगा, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपसे आएगा किसी भी प्रैक्टिकल को लिखने का या किसी भी प्रैक्टिकल को एक्सप्लेन करने का, तो आपने सबसे पहले उसके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. क्वालिटेटिव टेस्ट का मतलब है किसी न किसी कलर की फॉर्म में, किसी न किसी क्वालिटी की फॉर्म में हमें चीज़ डिटेक्ट होगी. ठीक है. अब किसी भी फूड के अंदर आपके पास एक प्लेट है किसी भी चीज़ की, उस प्लेट के अंदर खाना पड़ा हुआ है, उस खाने के अंदर स्टार्च है या नहीं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं या नहीं, ग्लूकोज यानी कि शुगर्स हैं या नहीं, प्रोटीन्स अवेलेबल हैं या फैट्स अवेलेबल हैं, इस चीज़ का पता आप लोग कैसे चला सकते हैं. इसके लिए डिफरेंट टेस्ट्स हैं. ठीक है. और ये फूड हैं क्यों, हम क्यों इनसे पता लगा रहे हैं, क्योंकि हर किसी का एनर्जी लेवल अलग है, हर कोई हमारी बॉडी में जाके डिफरेंट काम कर रहा है. तो इन सब को पता करने के लिए हमें अपने फूड के अंदर मौजूद डिफरेंट क्वांटिटीज़, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ क्वांटिटीज़ को का पता चाहिए. ठीक है. इसमें देखें आपके पास जो मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स आते हैं, उन चीज़ों का हमें कैसे पता चलेगा कि वो फूड में, जैसे आपके सामने एक पका हुआ सालन आया है, तो अगर वो सालन आपको नहीं पता किस चीज़ का है, तो आप ये अगर जानना चाहते हैं कि उसके अंदर स्टार्च, ग्लूकोज, प्रोटीन्स या फैट्स हैं या नहीं हैं, आप इन टेस्ट से उनका पता चला सकते हैं. ठीक है. तो अब आपके पास क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा कि आपके सामने कोई चीज़ रख दी गई है और उसमें आप कैसे मालूम करेंगे कि मेजर जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो हैं या नहीं हैं. तो आपने सिंपली ये वाला प्रैक्टिकल उसके अंदर लिख देना है. ठीक है. जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें हमारे पास वो फूड सैंपल रिक्वायर्ड है कि जिससे हम टेस्ट करना चाह रहे हैं. वो फूड सैंपल अगर स्टार्च है तो मे बी वो आलू हो, ग्लूकोज है मे बी वो गन्ने का जूस हो, प्रोटीन है मे बी वो अंडा हो, एग हो, इसी तरह से फैट्स है मतलब कोई घी या कोई ऑयल हो. ठीक है. तो इस तरह की चीज़ है. फिर हमें क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए जिससे हम टेस्ट ट्यूब को पकड़ेंगे, ड्रॉपर चाहिए जिससे हम कोई भी रिएजेंट उनके अंदर डालेंगे, वाटर बाथ चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, बेनेडिक्ट सोल्यूशन चाहिए, बायोरेट सोल्यूशन चाहिए और एथेनॉल चाहिए. ये सारे सोल्यूशंस के नेम्स हैं, आप याद कर लें. इसमें ना जो हमने शुरू में देखा था यहाँ पर, तो आयोडीन टेस्ट जो है वो स्टार्च के लिए यूज़ हो रहा है, बेनेडिक्ट हम यूज़ करते हैं ग्लूकोज के लिए, बायोरेट टेस्ट प्रोटीन्स के लिए और इमल्जन टेस्ट जो वो फैटी एसिड्स को करने के लिए. और इसमें एथेनॉल यूज़ होता है जो लास्ट में लिखा हुआ है. स्टूडेंट्स याद रखें ये सब कंपोनेंट जब भी अपने सोर्स ऑफ फूड के साथ मिलते हैं तो ये कोई ना कोई डिफरेंट कलर अपेयर करेंगे. जैसे आयोडीन जैसे ही स्टार के साथ मिलेगा तो कलर चेंज कर देगा उसका, यानी कि वो कलर येलोइश से ब्लू कलर हो जाता है. ठीक है. इसी तरह से ग्लूकोज टेस्ट में जो है वो डार्क रेड कलर हो जाता है बिल्कुल, और बायोरेट टेस्ट प्रोटीन में ब्लू कलर हो जाता है. और फिर इमल्जन फॉर फैट्स में क्या हो जाता है, मतलब इमल्जन बन जाती है फैट्स की, पता चल जाता है कि इसके अंदर फैटी एसिड्स हैं. ओके. नेक्स्ट ये हो गया. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले आयोडीन सोल्यूशन है. तो आयोडीन सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल. आपने सिंपली जो फूड स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड लेनी है और उसके अंदर जो है वो कुछ कतरे आयोडीन के डाल देने हैं. जैसे एक आलू है, आपको पता है फॉर श्योर कि उसके अंदर स्टार्च अवेलेबल होगी, तो आप आलू का एक टुकड़ा लेंगे और उसके ऊपर थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स जो है वो आयोडीन के डाल देंगे. और आयोडीन थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है. ठीक है. जैसे ही वो उसके ऊपर जाएगा तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा. ठीक है. इसके ऊपर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ भी देख सकते हैं, या फिर आप किसी भी और पिक्चर को देखेंगे तो वो आलू के ऊपर आयोडीन के सोल्यूशन गिराए हुए होते हैं ताकि पता चले कि उसके अंदर स्टार्च है. तो जिस फूड में भी स्टार्च होगा वहाँ पे आयोडीन कलर कर देगा ब्लू या पर्पल. ठीक है. तो मतलब ब्लैकिश पर्पल, डार्क ब्लू कर देगा इसका कलर. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर आयोडीन डालें और उसका कलर ब्लू हो जाए, तो आप क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपने डायरेक्ट आ जाना है कि आयोडीन डालने से स्टार्च का कलर ब्लू होता है, तो आप स्टार्च प्रेजेंस को टेस्ट कर रहे हैं. एक और चीज़, ये क्वेश्चन 2-3 लिहाज से मैंने देखे हैं जो आपके फेडरल बोर्ड में आए हुए हैं, तो आपने बहुत ही ध्यान से इन सब चीज़ों को पढ़ना है ताकि जिस भी तरह का क्वेश्चन आए आपको फ़ौरन से याद आ जाए कि जो एग्जामिनर है वो स्टार्च के बारे में पूछ रहा है या आयोडीन टेस्ट के बारे में पूछ रहा है जो स्टार्च के लिए होता है. अब यहाँ पे पोटैटो स्टार्च, सेमोलिना स्टार्च, या जिस तरह सूजी होती है उसके अंदर भी स्टार्च होता है, या और भी कुछ फूड सोर्सेज हैं जिनके अंदर स्टार्च होता है, तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ सकता है. सो बी वेरी विजिलेंट.
अगर नेगेटिव होगा तो उसका कलर येलोइश हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्राउन कलर होता है आयोडीन का, तो वो किसी वाटर या किसी और सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो येलोइश सा कलर, यानी लाइट हो जाएगा ना ब्राउन, तो येलोइश सा कलर अपीयर होगा। अगर पॉजिटिव टेस्ट है तो ब्लू या पर्पल कलर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है, हम ग्लूकोज को डिटेक्ट करते हैं। तो कोई ऐसा सोल्यूशन या कोई ऐसा पाउडर जिसमें आपको ये कहा जाए कि क्या चीज़ है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर ग्लूकोज अवेलेबल है या नहीं है, या ये कहा जाए कि उस सोल्यूशन का टेस्ट रिएजेंट डालने के बाद उसका कलर रेड हो गया, ब्रिक रेड कलर हो गया, तो कैसे पता चला कि उसके अंदर क्या चीज़ है। तो आपने फ़ौरन से आपके माइंड में ग्लूकोज आ जाना चाहिए। और इस सोल्यूशन में सिंपली करना क्या होता है कि हमने जितनी अमाउंट ली है उस सोल्यूशन की, हमने उतनी ही अमाउंट उसमें डाल देनी है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। जब हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन डालेंगे, इसको थोड़ा सा हीट बाथ के ऊपर रखेंगे, वाटर बाथ के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा बॉयल होगा, तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल डार्क रेडिश कलर हो जाएगा। अगर ये डार्क रेडिश नहीं होता विच मीन्स इसके अंदर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं था, अगर ये हो गया है तो विच मीन्स इसके अंदर ग्लूकोज अवेलेबल है। बायोयूरिट सोल्यूशन या बायोयूरिट टेस्ट क्या होता है कि हम प्रोटीन के अंदर एक रिएजेंट डालते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो रिएजेंट बेसिकली बायोयूरिट रिएजेंट कहलाता है, ये रिएजेंट जैसे ही इसके अंदर डालेंगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ब्लू होगा तो विच मीन्स प्रोटीन्स प्रेजेंट है, अगर ब्लू ना हुआ तो प्रोटीन्स एब्सेंट है। ठीक हो गया, तो ये जो डार्क ब्लू कलर है ये प्रोटीन्स की अवेलेबिलिटी को शो कर रहा है। अब प्रोटीन, वो सिर्फ प्रोटीन नहीं कह सकते, वो प्रोटीन की जगह एग कह सकते हैं, वो मीट की प्रोटीन कह सकते हैं, वो किसी और चीज़ की प्रोटीन कह सकते हैं, जैसे दही हो गया, दही में भी प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन्स हो सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए कि जी सीधा सीधा लिख दें हमें कि प्रोटीन को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कहीं ये पर्पलिश कलर की अपीयरेंस आएगी वहाँ पे प्रोटीन्स अवेलेबल होंगी, वो भी बायोयूरिट डालने के बाद। ठीक है, अब अगर आप इस प्रोटीन में बेनेडिक्ट डालेंगे तो प्रोटीन का कलर नहीं रेड होगा। इसी तरह प्रोटीन में ये आयोडीन डालेंगे तो प्रोटीन का कलर इस तरह का ब्लू नहीं होगा। तो ये सारे टेस्ट अपने अपने रिएजेंट के साथ ही स्पेसिफाइड हैं, अपने अपने सोर्स, फूड सोर्स के साथ ही स्पेसिफाइड हैं, ये कभी किसी और के साथ कलर नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इमल्जन। तो इमल्जन क्या है कि छोटी छोटी मिसलीज बनती हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं, जिस तरह आपको ये बीच में ये डार्कर कलर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे हैं। ये ड्रॉपलेट्स सिर्फ और सिर्फ तब बनेंगे जब हम फूड सैंपल को एथेनॉल के साथ मिक्स करके इसको बहुत ज़्यादा शेक करेंगे। जैसे ही शेक करेंगे तो इस तरह की छोटी छोटी मिसलीज बनेगी। वजह यह है कि जैसे ही हम इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस के साथ, जब भी हम एथेनॉल ऐड करेंगे इस फैट्स के अंदर तो या ऑयल के अंदर, तो क्या होगा कि ये अलग से ना जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट होकर बिल्कुल गोल गोल मिसलीज बनाएंगे। ठीक है, और ये मिसलीज बिल्कुल इस तरह से गोल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होती हैं। तो जब भी ये ड्रॉप्स बनेंगे वो फैट्स के साथ ही एथेनॉल के बनेंगे। ठीक है, और डाउनवर्ड आपको मिल्की सी अपीयरेंस नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ऑयल और वाटर मिक्स हुए हुए होंगे, और साथ जो है वो बीच में एथेनॉल होगा, और जो ऑयल होगा वो ऊपर जो सेपरेट होगा वो इस तरह छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना देगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए एक टेबल दे दिया है कि आयोडीन टेस्ट को करेंगे तो स्टार्च जो है वो डिटेक्ट होगी और इसका कलर ब्लू ब्लैक कलर होगा अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो नेगेटिव आया तो फिर जो आयोडीन का अपना कलर है या जो वाटर के साथ आयोडीन येलोइश कलर देता है वही आएगा। बेनेडिक्ट ग्लूकोज के साथ करेगा तो ब्लैक रेड आएगा, कलर आएगा, और ये कलर तभी आएगा जब आप इसको थोड़ा सा बॉयल करेंगे, बॉइलिंग पाथ के अंदर रखेंगे। बायोयूरिट रिएजेंट प्रोटीन के साथ वायलेट कलर देता है, पर्पल सा कलर देता है, और इमल्जन टेस्ट फैट के साथ मिल्की इमल्जन देता है। डाउनवर्ड नीचे मिल्की इमल्जन होती है और ऊपर कुछ इस तरह के कतरे होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हमें पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनर्जी फूड्स हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं। तो अगर हम ये क्वालिटेटिव टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कैसे करना है। बाकी प्रिकॉशंस में यही है कि आप जो भी चीज़ यूज़ करें वो नीट एंड क्लीन हो। इसी तरह से बेनेडिक्ट को बिल्कुल केयरफुली आपने गर्म करना है, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होने से ना ऊपर उस जो टेस्ट ट्यूब है उससे बाहर निकल सकता है और ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है। इसी तरह से रिएजेंट्स करेक्ट अमाउंट में ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिएजेंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे लगा था कि आप लोगों का वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन जो आपका SLO है वो कंफर्म कर दीजिएगा। ये वही क्वेश्चन है जो पीछे हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। विच टेस्ट इज़ यूज फॉर स्टार्च, या कौन सा कलर है कि बेनेडिक्ट टेस्ट हमारा आइडेंटिफाई होगा, ये हम सारा कुछ पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारे पास है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड pH रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर मैंने तीसरी चीज़ डाली है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो कि आपकी बुक का पार्ट है, लेकिन जो दो मेन चीज़ें हैं pH और टेम्परेचर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट एन एंजाइम। अगर एक एंजाइम की स्पेसिफाइड pH होती है,
अगर उस पीएच से आगे पीछे कोई और पीएच उस एंजाइम को मिलेगी तो एंजाइम एक्टिवेटेड नहीं रहेगा, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और तब तक डीएक्टिवेटेड रहेगा जब तक उसकी ऑप्टिमम पीएच उसको नहीं मिलती। सेम इज़ द केस विद द टेम्परेचर। अगर एक एंजाइम का खास टेम्परेचर आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, जैसे 37 डिग्री है, तो अगर उससे ऊपर नीचे अगर टेम्परेचर हो गया, यानी कि 37 से पीछे चला जाए, 30 हो जाए, 25 हो जाए, 20 हो जाए, या 37 से ऊपर चला जाए, जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, 40, 45, 50 हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके बॉडी के एंजाइम्स काम नहीं कर सकते। तो हर एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो एंजाइम उसी ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर पर काम कर सकता है, उसके आगे पीछे नहीं काम कर सकता। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि अगर लेट सपोज अगर मैं आपको एसिडिक पीएच बताऊं तो स्टमक की पीएच क्या है। अच्छा हो जाएगा, इसका क्वेश्चन भी किसी बच्चे ने किया हुआ था। स्टमक की पीएच है हमारे पास 2, ठीक है। अब स्टमक के अंदर जो एंजाइम आता है वो एंजाइम pH 2 पर काम करेगा, ठीक है, उसकी ऑप्टिमम pH 2 होगी। इसके पीछे लेट सपोज मैं करूं कि इसके पीछे 1 है या इसके पीछे इसके आगे लेट सपोज 3 है, तो वो एंजाइम 3 या 1 पे काम नहीं करेगा, वो तभी एक्टिवेट होगा जब उसे 2 pH अचीव हो जाएगी, उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी 2 पर होगी। अब यहाँ पर दरमियान में क्या है, यहाँ पर लेट सपोज 1.5 है, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर में आके 2 है ना, फिर यहाँ पर 2.5 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर देखिए 2.5 या 1.5 इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, इन दोनों पोजीशंस पर आकर एंजाइम की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। बेशक वो पूरी तरह से काम नहीं करा, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम करा है, लेकिन जैसे ही वो 3 को अचीव करेगी, जो उसकी ऑप्टिमम पीएच नहीं है, वहाँ पे आके एंजाइम काम करना छोड़ देगा। यानी एसिडिक या बेसिक पीएच में काम करने वाले एंजाइम्स एसिडिक या बेसिक में ही काम करेंगे। एक एसिडिक पीएच में काम करने वाला एंजाइम कभी भी बेस में आके काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। जैसे आपके मुंह में रहने वाले एंजाइम्स आपके मुंह के अंदर काम करेंगे, वो आपके स्टमक में नहीं काम कर सकते। इसी तरह से आपके इंटेस्टाइन में रहने वाले एंजाइम उधर ही जाके काम करेंगे, किसी और जगह की पीएच अगर खराब हुई तो वो वहाँ काम नहीं कर सकेंगे। सेम इज द केस विद योर लिवर एंजाइम्स, योर पैंक्रियाज एंजाइम, योर स्टमक एंजाइम, योर इंटेस्टाइन एंजाइम्स। तो हर एंजाइम अपनी जगह पर इसलिए रह के काम कर रहा है, वो कहीं और जाएगा तो वहाँ पे काम नहीं कर सकेगा। अब ये रीजन भी आ सकता है कि आपके स्टमक की pH 2 क्यों है, वहाँ के एंजाइम्स 2 pH पर ही क्यों एक्टिवेट हो रहे हैं। तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो स्टमक के अंदर आ रहा है, स्टमक के अंदर जो एंजाइम आ रहा है वो आपके अगर लेट सपोज लिवर से आ रहा है या पेंक्रियाज से, इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स आ रहे हैं, वो एंजाइम अगर रास्ते में आते आते प्रोटीन को खाना शुरू करें तो रास्ते में जो आपकी आंतें हैं ये भी प्रोटीन से मिलकर बनी है, तो वहाँ पर वो आंतों को भी खाना शुरू कर देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में आए। हमने ट्रिप्सिनोजेन एंड पेप्सिनोजेन की एग्जांपल पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। आप फर्स्ट चैप्टर जो मैंने लेक्चर्स बनाए मैं उनको जाके पढ़ें तो वहाँ पे आपको पता होगा ट्रिप्सिनोजेन एंड पेप्सिनोजेन 2 ऐसे एंजाइम्स हैं जो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज होते हैं अपनी जगह से, और एंजाइम्स या स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में आकर एक्टिवेट हो जाते हैं। डीएक्टिवेशन उनकी क्यों जरूरी है, ताकि वो रास्ते में आते हुए ना उन ट्यूब्स को ना खाते हैं, जिन ट्यूब्स से वो गुजर कर आ रहे हैं ना, उन ट्यूब्स को भी वो खा सकते हैं, क्योंकि वो भी प्रोटीन की मिलकर बनी हुई है और ये उनके ऊपर एक्ट करके उनको भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जरूरी है ये अपनी जगह पर आए एक दफा, वहां पर जो पीएच हो ये इनको एक्टिवेट करें और यहाँ पे ये अपना काम करें। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ये कहता है कि एक एंजाइम जो 37 पर काम करेगा, लेट सपोज आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, ठीक है। अब एक इस टेम्परेचर पर आपके सारे एंजाइम्स काम करते हैं, लेकिन जैसे ही आपको बुखार होता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है इससे, ठीक है, 40-45 तक जाता है, जिसको हम 102 100 फ़ारेनहाइट कहते हैं, या डिग्री सेल्सियस में 40-45 तक जाता है। तो क्या होता है कि ये एंजाइम्स इनके जो एक्टिविटी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। देखें जैसे ही टेम्परेचर आगे गया तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम होना शुरू हो गई, और देखें जीरो से आकर मिल गई। ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन है जो कि जिसका जीरो यहाँ पर है। तो शुरू में भी जीरो था, सेंटर में ऑप्टिमम टेम्परेचर पर हाईएस्ट था और फिर नीचे चला गया। खैर बहर टाइम वेस्ट किया, हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले हमें एंजाइम की डेफिनेशन बतानी है। आपको मेरे हाल में चैप्टर नंबर 3 था जिसमें हमने एंजाइम्स पढ़े थे, आप सारा वो दोबारा देख लें। तो एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। आई एम सॉरी 10th क्लास में हमने एंजाइम्स नहीं पढ़े, मेरा ख्याल है 9th क्लास में होते हैं एंजाइम्स। चलें जिधर भी हैं आपको इतना पता है कि एंजाइम्स जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं, जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, किसी भी रिएक्शन को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, और इनकी एक्टिविटी पीएच टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, ठीक है। और इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच है ये उसी पर काम करेंगे, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बहुत एग्जांपल्स दी, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एंजाइम का सॉल्यूशन चाहिए, अमाइलेज या कैटालेज। अमाइलेज आपको सिंपली आप सेब के जूस को थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे तो आपको सेब के जो जूस है ना, सेब को पानी के साथ मिला के ग्राइंड करें ना, सेब के अंदर सारा अमाइलेज होगा, ठीक है। इसी तरह कैटालेज है, कैटालेज अमाइलेज इजीली आपको मिल जाएगा क्योंकि सेब के अंदर ये वाफर मिकदार में। सबस्ट्रेट में अमाइलेज आपको पता है किसको खाता है, स्टार्च को। कैटालेज अच्छा सबस्ट्रेट में हमें स्टार्च चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए, टेस्ट ट्यूब।
चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, वाटर बाथ चाहिए, पीएच सोल्यूशन चाहिए, एसिडिक, न्यूट्रल एंड अल्कलाइन। एसिडिक मतलब एसिड होगा HCl H2SO4, न्यूट्रल मतलब पानी होगा 7 के आसपास, अल्कलाइन मतलब बेस होगी जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। ठीक हो गया। हमें क्या करना है कि हमें इन चीज़ों को मिक्स करना है। नंबर 1 हमें किस चीज़ को मिक्स करना है? एंजाइम को। नंबर 2 किसको मिक्स करना है? उसके सबस्ट्रेट को, उसके रिएक्टेंट को, जिसको वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। यानी जैसे मिसाल के तौर पर हमने अमाइलेज एंजाइम लिया तो हमें स्टार्च सबस्ट्रेट के तौर पे चाहिए और 3 डिफरेंट पीएचएस चाहिए या 3 डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, थर्मोमीटर पर हम उसे डिफरेंट टेम्परेचर देंगे और ये पीएच के केस में हम उसे 3 डिफरेंट देंगे। तो अब हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होगी जिसके अंदर एंजाइम भी होगा, सबस्ट्रेट भी होगा, लेकिन उसको हम किसी एक टेम्परेचर पर रखेंगे जो कम टेम्परेचर होता है, यानी 10 के टेम्परेचर पर, 20 के टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पर। ठीक, फिर इस तरह से दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, फिर तीसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसका टेम्परेचर थोड़ा और ज़्यादा कर देंगे। तो हमारे पास 4-5 डिफरेंट टेम्परेचर आएंगे जो थोड़े टेम्परेचर से लेकर ज़्यादा टेम्परेचर तक जाएंगे। सेम इज द केस विद पीएच सोल्यूशन। एक ऐसी टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसके अंदर एसिडिक सोल्यूशन होगा, अमाइलेज स्टार्च होगा लेकिन एसिडिक के साथ, फिर अमाइलेज स्टार्च लेंगे न्यूट्रल पीएच के साथ, फिर अमाइलेज स्टार्च लेंगे अल्कलाइन पीएच के साथ। ठीक हो गया। लैब्स में मोस्टली पीएच मीटर्स भी होते हैं और पीएच स्ट्रिप भी होती है जिसके ऊपर हमें एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल पीएच का पता चल सकता है। अच्छा, हमने इक्वल अमाउंट लेनी है एंजाइम की, उसके सबस्ट्रेट की यानी स्टार्च की, और तीसरी चीज़ हमने उसमें डाल देनी है, अगर तो टेम्परेचर है तो हम डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे वाटर बाथ के अंदर। वाटर बाथ एक पानी से बना हुआ एक समझ लें एक बाथ होता है, एक टब होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट टेम्परेचर दे सकते हैं, उसको हीट पे रखते हैं। ठीक है, अब उसका टेम्परेचर इनिशियली थोड़ा होगा, फिर ज़्यादा जाएगा, फिर उससे ज़्यादा जाएगा, तो हम डिफरेंट टाइम्स में ट्यूब्स को रखेंगे। ठीक हो गया। अब हमने ऑब्जर्व करना है। टेम्परेचर इफेक्ट लेने के लिए हमें सिर्फ थर्मोमीटर चाहिए, इसके लिए हमें पीएच सोल्यूशन नहीं चाहिए। पीएच के लिए हमें सिर्फ पीएच सोल्यूशन चाहिए, फिर हमें थर्मोमीटर या वाटर बाथ नहीं चाहिए होगा। ठीक हो गया। तो आप इनके जो चीज़ें हैं वो अलग अलग भी लिख सकते हो। अच्छा, हमने डिफरेंट पीएचएस पर भी चेक कर लिया। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज विद द रेज इन टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक है, यहाँ पर भी हमने ये पढ़ा है ना, ये देखें एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, देखें बढ़ रही है एक सर्टेन लिमिट तक 37 तक। उसके बाद क्या हो रहा है? एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो गई। पीएच का भी यही हाल है, एक सर्टेन पीएच तक एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो सर्टेन लिमिट क्या है? सर्टेन लिमिट वो ऑप्टिमम पीएच, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो करेक्ट पीएच, वो करेक्ट टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है। आपके स्टमक के केस में ये 2 pH हो सकती है और आपके इंटेस्टाइन के केस में ये क्या पता 8-9 pH हो। आपके मुंह के केस में क्या पता ये 8-9 pH हो, क्योंकि बेसिक होता है। आपके मुंह और इंटेस्टाइन की जो pH होती है वो बेसिक होती है, स्टमक की एसिडिक होती है। सेम इज द केस विद टेम्परेचर। आपकी बॉडी के एंजाइम्स क्या पता 37 पर अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे एंजाइम्स जो ग्लेशियर में काम कर रहे हैं या जो लावा में काम कर रहे हैं, मैग्मास में काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो एंजाइम्स क्या करेंगे? हाई हीट उनको चाहिए होती है। हर किसी का अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर, अपनी ऑप्टिमम पीएच होगी, उस तक जाते जाते उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, एक सर्टेन पॉइंट आएगा वहाँ तक वो मैक्सिमम एक्टिविटी देगा, लेकिन जैसी कंडीशंस उससे आगे जाएंगी तो पीएच डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अमाइलेज। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में हमारे पास, अच्छा ये चीज़ होगी, सॉरी नेक्स्ट अमाइलेज नहीं यहाँ पर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ईच एंजाइम्स हैज़ एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच एट विच इट वर्क्स बेस्ट। अब आप लोगों को कुछ एंजाइम्स और कुछ पीएचएस और कुछ टेम्परेचर याद होने चाहिए कि कौन सा एंजाइम किस पीएच या किस टेम्परेचर पर काम करता है। ज़्यादा जो आपकी क्लास तक एग्जाम्पल है वो अमाइलेज या कैटालेज की ही है। इसके अलावा और बहुत एंजाइम्स हैं, जैसे आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं तो आप चैप्टर 1 को डिटेल से देखें। अगेन जो मैंने लेक्चर दिया उसको डिटेल से देखें, उसमें आपको डिफरेंट एंजाइम्स की एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। अच्छा, सबस्ट्रेट क्या होता है? इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ जो सबसे एंड पर है। ये मैंने आप लोगों के लिए सारे प्रैक्टिस बना लिए हैं ऑलमोस्ट। अच्छा जी, ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। देखें अब मैंने आपको किस तरह से समझा रही थी और इन्होंने किस तरह से इसको क्वेश्चन में दिया है। अब आप इस तरह से देखें कि आप लोगों के प्रैक्टिकल्स बहुत मुश्किल होने वाले हैं, दे आर नॉट ईजी फॉर यू। ठीक है, मेरे लिए ये बहुत आसान है, देखने से मुझे पता चल रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब यहाँ पर देखें, एक हमारे पास सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर आकर एंजाइम एक्ट करता है और उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये सबस्ट्रेट देखें, यहाँ पर क्या है? ये जुड़ी हुए मॉलिक्यूल्स हैं कुछ आपस में एक दूसरे के साथ इस चेन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये चेन के ऊपर ना ये सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, ये स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं। इन स्टार्च मॉलिक्यूल के साथ ये देखें आपको एक छोटे छोटे ये दानों की तरह रेड कलर में क्या नजर आ रहा है? एंजाइम नजर आ रहा है। जैसे एंजाइम आकर इनके ऊपर एक्ट करेगा तो इनकी ये जो चेन्स हैं इनको तोड़ देगा, तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इन्होंने यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? स्टार्च।
और नेक्स्ट क्या बना है, शुगर मॉलिक्यूल। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और शुगर मॉलिक्यूल एक मोनोसेकेराइड है, या चलें ये पॉलीसेकेराइड जब टूटेगा तो ये पहले डाई में और फिर मोनो में कन्वर्ट होगा, यानी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का एक छोटे मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। इन्होंने जो आपको हिंट दी है वो जस्ट स्टार्च दी है। अब देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द एंजाइम्स कैटालाइजिंग द रिएक्शन। वो एंजाइम दिखाएं, बताएं जो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, स्टार्च को तोड़ने के लिए कौन आता है, स्टार्च को तोड़ने के लिए अमाइलेज आता है, ठीक है, अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है। अब ये चीज़ आपने कहाँ पढ़ी थी, क्वेश्चन तो ये है ना, ये चीज़ आपने चैप्टर 1 में जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़े थे, हमने माउथ को डिस्कस किया था, और माउथ के अंदर हमने कहा था स्लाइवा है, स्लाइवा के अंदर अमाइलेजेस हैं, और अमाइलेजेस क्या करते हैं, स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखें ये जस्ट इन्होंने सिंपल से नीचे आपको स्टार्च दे दिया और स्टार्च ने शुगर मॉलिक्यूल्स बना लिए, तो ये जी बहुत ही अच्छी एक एग्जांपल बन गई। अच्छा नेक्स्ट, इसमें मेरे ख्याल में नेक्स्ट वो एक और प्रैक्टिकल का पार्ट है, वो फिर हम बाद में पढ़ लेते हैं। पिछले जो देखें प्रैक्टिकल था उसको देखें, स्टूडेंट्स टेस्ट ऑन फूड सैंपल्स गिव कलर चेंज विद आयोडीन। एक स्टूडेंट का जो फूड वो लेकर आया था वो आयोडीन के साथ कलर चेंज दे रहा है। इसने क्या चीज़ इंडिकेट की कि फूड के अंदर क्या था, if you does it indicate anything about the presence of glucose in the sample? No. आयोडीन स्टार्च को की प्रेजेंस को टेस्ट करता है, ग्लूकोज की प्रेजेंस को टेस्ट नहीं करता, ठीक है। विच बायोकेमिकल टेस्ट वुड टेस्ट टू हैव परफॉर्म टू फाइंड आउट बट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। कि अगर आपका आंसर नो है, मैंने नो कहा है ना, क्योंकि नो क्यों कहा है, क्योंकि आयोडीन जो है वो स्टार्च को टेस्ट करता है, ग्लूकोज को नहीं टेस्ट करता। ग्लूकोज के लिए क्या चीज़ होती है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जो देंगे 2 मिनट पहले, अगर किसी को समझ नहीं आई वो मेरे इसी थोड़ी देर पहले जाएगा तो उसे प्रैक्टिकल 1 समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल 1 के अंदर मैंने बताया कि हम ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक हो गया। वापस नहीं जाना, मैं वापस जाऊंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा टेस्ट है। एनीवेज नेक्स्ट, ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी कि क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया सेकंड। अब आ जाते हैं थर्ड पे। तो थर्ड में क्या है, हाउ टू स्टडी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर और डिस्क मेथड्स। यहाँ पर 2 मेथड्स यूज हुए हैं, एक कार्बोनेट इंडिकेटर मेथड और दूसरा है डिस्क मेथड। दोनों से हम पता करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और ये प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बना रहे होते हैं तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं, और यूज़ क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस है जो आपको पता है। खैर इसमें हमें क्या चाहिए, ग्रीन लीव्स चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, वाटर चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट सोल्यूशन चाहिए। बेसिकली सोडियम हाइड्रोजनेट एंड कार्बोनेट सोल्यूशन बेसिकली इसके अंदर डिटेक्टर है। जैसे आयोडीन टेस्ट के अंदर हमने आयोडीन डाला ना, बायोरेट टेस्ट के अंदर बायोरेट रिएजेंट डाला, इसी तरह से बेनिडिक्ट के अंदर बेनिडिक्ट रिएजेंट डाला जिसने कलर चेंज किया। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर यूज़ हो रहे हैं। लाइट सोर्स चाहिए कोई भी, और 7 स्टॉप वॉच चाहिए। ज़्यादा मैक्सिमम केसेस में आप लोगों की लैब में जो सनलाइट है वही सोर्स के तौर पे लिया जाए तो बेहतर है। पहला चीज़ है हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर मेथड। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर मेथड में क्या होता है, टेक हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर एंड टेस्ट ट्यूब। हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और इसके अंदर हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देना है, ठीक है। और उसके अंदर हमने ग्रीन लीव्स डालने हैं। जैसे ग्रीन लीव्स डालेंगे, सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी, और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने के बाद जो हमारा टेस्ट है उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये चेंज इन कलर क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो सिंपली आपने फोटोसिंथेसिस वाली प्लेस में क्या करना है, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर डाल देना है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस होगी तो इंडिकेटर कलर अपना चेंज करेगा, और उस कलर चेंज होने की वजह से क्या होगा पता चलेगा। अच्छा याद रखें, जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी तो कलर डार्क जाएगा। तो देखें लो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो चुकी है तो कलर डार्क हुआ है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस होती है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, और अगर उसकी कंसनट्रेशन कम हुई तो विच मीन्स कलर इंडिकेशन ज़्यादा आएगी। इस तरह से जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रेट कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे हाई अवेलेबल है। क्यों हाई अवेलेबल है, क्योंकि यूज़ ही नहीं हो रही ना। जब यूज़ नहीं हो रही तो वहाँ पे हाई कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो हाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या बताएगी, कलर लेस देगी, ठीक। डिस्क मेथड तो बहुत ही सिंपल है। डिस्क मेथड इसलिए सिंपल है कि हमने क्या करना है, लीव्स को कट कर देना है छोटे छोटे पीसेस में, डिस्क की तरह। ये देखो आपको छोटे छोटे लीव्स डिस्क की फॉर्म में नजर आ रहे हैं।
इसको किस में प्लेस कर देना है, इस डिस्क को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन में ऐड कर देना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे लास्ट टाइम हमने कार्बोनेट सोल्यूशन लिया, ठीक है। इन बीकर्स को हमने सनलाइट में रखना है। सनलाइट में क्या होगा कि इन लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी। आल्दो ये लीव्स अपने सोर्स से कट चुके हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी कैपेसिटी होती है कि ये क्या करें, फोटोसिंथेसिस कर सकें इनके अंदर, क्योंकि मेसोफिल सेल्स या वो जो सारे सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। अब जैसे ही लीव इसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इसके अंदर एक समझे गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। गैशियस एक्सचेंज की वजह से ये पत्ते क्या करेंगे, बजाय इसके कि वो नीचे बैठे वो इस तरह फ्लोट करना शुरू कर देंगे, ऊपर आना शुरू कर देंगे, ठीक है। हमने इसमें जस्ट करना क्या है, फ्रेश ग्रीन लीव्स यूज करने हैं, क्योंकि फ्रेश के अंदर ही ताकत होगी। अगर एक पत्ता बिल्कुल मर जाए उसके बाद फिर उसकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी उस तरह से कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो इनके अंदर बॉयंसी आ जाएगी, ठीक है। ये एक फिजिक्स का रूल है कि जब भी इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, गैशियस एक्सचेंज होगा, जो इसके अंदर ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन की वजह से ये जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देंगे, गैस की वजह से फ्लोट करना शुरू कर देंगे। अगर बिलफर्स हमने लाइट ना दी या कार्बन डाइऑक्साइड ना दी तो ये लीव्स नीचे ही बैठे रहेंगे, और लीव्स नीचे बैठे रहने का यही मतलब है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो फोटोसिंथेसिस के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, नंबर 1 लाइट, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये पत्ते ऊपर उठना शुरू करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। अगर कोई एक चीज़ भी ना हुई, जैसे पहले वाले केस में हमने लाइट नहीं दी और दूसरे वाले केस में हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट नो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी लाइट तो अवेलेबल है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इस केस में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड नो लाइट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो है लेकिन लाइट नहीं है। दोनों केसेस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और नीचे बैठ जाएंगे। अच्छा जी, ये एक तीसरा टेस्ट था जो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें जस्ट ये होता है कि आप जब जैसे ही कुछ लीव्स को इस तरह इन्वर्टेड फॉर्म में रखते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, टेम्परेचर उसको ऑप्टिमम देते हैं, लाइट सोर्स देते हैं, तो बबल्स की फॉर्म में ना आपको ऊपर ऑक्सीजन जाती हुई नजर आती है। तो जैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी आपको पता चल जाएगा कि इतने बबल्स बन रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। ये आपके बुक का पार्ट नहीं है, आपकी बुक में दो ही मेथड्स हैं, पहला है कार्बोनेट इंडिकेटर, दूसरा है डिस्क मेथड। तो हमने इस केस में कार्बोनेट इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, इस मेथड में हमने डिस्क के बारे में पढ़ा। अब सवाल आपसे डिफरेंट तरीकों से होगा, जैसे आप ये बताएं कि अगर पत्ते फ्लोट कर गए हो, अगर पत्ते नीचे बैठ गए हैं तो क्या वजह हो सकती है, आपने फिर उसका आंसर करना है। या पत्ते फ्लोट कर गए हैं तो क्या वजह हो सकती है, आपने फिर उसका आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 4, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देखेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर्स टेम्परेचर या कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से है। फोटोसिंथेसिस के केस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 ऑफ कोर्स लीव और या क्लोरोफिल, तो वो चीज़ें तो अवेलेबल होनी ही चाहिए, वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन जब सब चीज़ें अवेलेबल हैं, एक हेल्दी प्लांट है, उस प्लांट के अंदर दो चीज़ें नहीं होंगी तो फिर फोटोसिंथेसिस के रेट पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब हर पौधा अपने अपने अकॉर्डिंगली टेम्परेचर लेता है। जैसे ऐसे पौधे जो सर्द इलाकों में रहते हैं उनके लिए अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दी जाएगा, जिस तरह नॉर्मल सहरा के पौधे हैं, तो फिर भी वो काम नहीं कर सकेगा। सेम इज़ द केस विद वाटर प्लांट्स। अगर वाटर प्लांट्स के आप बिल्कुल खुश्की में रख दें और उनको बिल्कुल ही आप तेज़ धूप में रख दें तो फिर भी वो फोटोसिंथेसिस उनकी कम हो जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस के लिए एक प्लांट को अपने एरिया के अकॉर्डिंग टेम्परेचर या अपने एरिया के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी। एनीवेज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, जैसे लाइट, टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस लिमिटाइज हो गई है, कम हो गई है। मटेरियल में हमें एक प्लांट चाहिए, कोई भी प्लांट, ठीक है। इन्होंने ग्रीन एक्वाटिक प्लांट लिखा हुआ है, हाइड्रिला या लूडिया लिखा हुआ है, आप कुछ और एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। बीकर, वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, थर्मोमीटर, लाइट सोर्स, स्टॉप वॉच। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगेन हमें बताएगा कि फोटोसिंथेसिस हो रही है कि नहीं हो रही, जो हमने पिछले प्रैक्टिकल में पढ़ा। इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हम देखेंगे, एक पौधा लेंगे और उसको एक बीकर के अंदर रख देंगे, ठीक है। अब बीकर के अंदर हम साथ ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोल्यूशन भी डालेंगे, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा करता जाएगा, और इस पूरे सेटअप को हमने सनलाइट में रखना है और जो बबल्स हैं वो काउंट करने हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो वाला प्रैक्टिकल है जिसमें आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन बबल। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, कैसे ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा करेगा, तो ज़्यादा ऑक्सीजन के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें इस केस में, तो जैसे ही इधर हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोल्यूशन डाला तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के सोल्यूशन ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा की। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुई उतने ज़्यादा बबल्स बनना शुरू हो गए, और जितने ज़्यादा बबल्स बनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा करने से बबल्स ज़्यादा बने। अगर हम बीच में सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं डालेंगे तो बबल्स कम बनेंगे। तो ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट कर रही है फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस जैसे जैसे ज़्यादा हो रही है विच मीन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उसको मिल रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर है। सेम हाइड्रोला प्लांट लेंगे, सेम सेटअप करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कांस्टेंट। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को एक सेम रखना है, ज़्यादा बढ़ानी नहीं है। और क्या करना है, टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है। जब टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो हमें पता चलेगा कि एक खास प्लांट जिसका टेम्परेचर एक खास हद तक जाएगा और उसके बाद फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन एक खास हद तक। ऐसा नहीं है कि आप 100 डिग्री टेम्परेचर कर दें और कहें कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, ऐसा नहीं होगा। एक खास हद तक, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा करता जाएगा। रिजल्ट क्या है, टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। इनकी कंसंट्रेशन एक हद तक इंक्रीज करते जाएं तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी, लेकिन उसके बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट है, तो एक खास हद तक सनलाइट इफेक्ट कर रही है, देखिए इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। यहाँ तक अब लाइट जितनी मर्जी ज़्यादा देते जाएं फोटोसिंथेसिस पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने उसके सेल्स थे पत्ते के, जितने पत्ते होंगे आगे से पत्तों के जितने से रिसेप्टर्स होंगे, जितने सेल्स होंगे, वो लाइट एकदम कैप्चर कर लेंगे, तो फिर वो बाउंड हो जाएंगे ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो फिर अब मजीद पत्ते तो नहीं है अब इस पौधे के पास कि मजीद इंक्रीज करता जाए, ऊपर ही चलता जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर फिर कांस्टेंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सीधा सीधा चलना शुरू हो जाएगा। सेम इज द केस विद कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। एक खास हद तक इंक्रीज की है, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि सेल्स लिमिटेड, सेल्स एक खास नंबर है सेल्स का, ऐसा नहीं है, ऐसा तो है बिल्कुल कि लाखों करोड़ों सेल्स हैं, लेकिन वो भी समझें कि लाखों करोड़ों की हद तक खत्म होते हैं। फिर आगे अरबों खरबों सेल्स नहीं है कि हम कहें कि हर दफ़ा में ही कार्बन डाइऑक्साइड देते जाएंगे और इंक्रीज होता 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 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फोटोसिंथेसिस करके, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा टेम्परेचर, तो एक खास हद तक इंक्रीज हुआ, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर आया और फिर डाउन चला गया। फिर आगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो हर जगह पर जो है वो इस जगह तक पहुंचेगा, फिर सीधा चलना शुरू हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस उसे मजीद कार्बन डाइऑक्साइड, मजीद ऑक्सीजन, मजीद वाटर, मजीद लाइट मिले। फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर रुक जाएगा, सीधा चलना शुरू हो जाएगा। फिर हम दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन देंगे तो फिर मजीद ऊपर बढ़ना शुरू कर देगा। तो ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के रेट के लिए। खैर आगे चलते हैं, अपने फ्रेश प्लांट यूज़ करना है और बबल्स को केयरफुली काउंट करना है। और लाइट इंटेंसिटी जब कार्बन डाइऑक्साइड में ये कर रहे होंगे तो एक जैसी लाइट रखिएगा, कम ज़्यादा ना कीजिएगा। इसी तरह से जब लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर रहे होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एक जैसी रखनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ मिनरल आइंस, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो मिनरल आइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता है कि जिस तरह आपकी बॉडी को मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बिल्कुल इस तरह से प्लांट्स को भी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब आइंस में। तो यहाँ पर देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें हेल्दी सीड्स चाहिए, सीडलिंग्स यानी कि जो थोड़े से ग्रोन हो, ठीक है, थोड़े से उनके अंदर से कोंपले निकली हो, सीड के अंदर से ना थोड़ी सी जड़ निकली हुई हो। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन चाहिए, एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, दूसरा ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिसके साथ मैग्नीशियम हो। फिर हमें पॉट्स चाहिए जिनके अंदर हम इन पौधों को उगा सकें और साथ वाटर चाहिए। तो सबसे पहले हमने सीडलिंग्स को ग्रो करना है। 3 डिफरेंट पॉट्स हैं जिसमें हमने सीडलिंग को ग्रो करना है। पहला पॉट लेंगे और फर्स्ट पॉट में क्या करेंगे, हम कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे सारे के सारे। दूसरा लेंगे लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं प्रोवाइड करेंगे, बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और तीसरा लेंगे जिसके अंदर मैग्नीशियम नहीं प्रोवाइड करेंगे लेकिन बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और फिर हम उसे प्लांट को जो है वो सेम कंडीशन देंगे, यानी तीनों प्लांट्स में सेम कंडीशन होगी, लाइट वाटर सेम रहेगी और हम कुछ अरसे तक पौधों को ऑब्जर्व करेंगे। अब देखें इस केस में जहाँ पर एक पौधे के अंदर जो इसकी वेन्स हैं, जो इसकी ये रगें हैं, ये येलो होना शुरू हो जाएंगी, इसकी जो थोड़ी थोड़ी यहाँ से साइड से मुड़ना शुरू हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस। तो हमें पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी पौधे के अंदर जो लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है। तो एक हेल्दी पौधा जिसके अंदर हमने सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे किए हैं वो इस तरह से ग्रो करेगा, उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा पौधा जिसके अंदर हमने जानबूझ के नाइट्रोजन नहीं डाली, मैग्नीशियम नहीं डाली, वो इस तरह का नजर आएगा, और जिसके अंदर जानबूझकर नाइट्रोजन नहीं डाली वो इस तरह का नजर आएगा। मैग्नीशियम Mg2+ की फॉर्म में आता है और नाइट्रेट्स NO3 की फॉर्म में आते हैं। ये नाइट्रेट्स बैक्टीरिया से भी आते हैं, हवा में जब वो लाइटनिंग या वो जो गरज चमक होती है ना बारिश से पहले, उससे भी बनते हैं और ज़मीन में मिलते हैं। और वैसे भी ज़मीन में हम खादों वगैरह में नाइट्रेट्स देते हैं, ठीक है। नाइट्राइट्स भी होते हैं लेकिन नाइट्राइट्स ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता प्लांट्स, तो दे मस्ट नीड टू बी कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑब्जर्वेशन। तो हमने इनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है, जहाँ पे येलोइंग लीव्स हो रही है या जहाँ पे ग्रोथ रुक गई है या जहाँ पे वेन्स के अंदर येलोइश आ रही है वो आपने ऑब्जर्व कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। और रिजल्ट्स क्या है कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी नॉर्मल ग्रोथ को इफेक्ट करेगी। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के फ़ायदे नुकसान आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपायरेशन रेट को कैसे चेक करना है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर से। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर एक ऐसा पेपर है जो ब्लू से कलर का होता है और जैसे ही उसके साथ वाटर मिलता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है। तो वो जैसे ब्लू से पिंक होगा हमें पता चल जाएगा कि वाटर है। ट्रांसपायरेशन क्या है? एक पौधा अपने वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हवा में कुछ वाटर वेपर्स निकाल रहा है। वो वाटर वेपर्स निकल रहे हैं विच मीन्स पौधे के अंदर ट्रांसपायरेशन रेट हो रहा है, ट्रांसपायरेशन हो रही है। इस ट्रांसपायरेशन को चेक करने के लिए हम कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर यूज़ करते हैं। एक पत्ता होगा उसके ऊपर कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लगा देंगे, कुछ अरसे बाद देखेंगे वो इस पत्ते के ऊपर आए हुए पानी के साथ रिएक्ट करेगा और एज अ रिजल्ट वो पिंक, लाइट पिंक या डार्क पिंक हो जाएगा। जब हम पेपर को उल्टा करेंगे तो वो ज़्यादा डार्क पिंक होगा, इसका मतलब है ज़्यादा पानी उसके साथ लगा है। यहाँ से पता चला कि पत्ते के अंदर जो है वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने लेना है क्योंकि ये लोअर साइड पर ट्रांसपायरेशन रेट हाई होता है तो वहाँ पे ज़्यादा पत्ता जो है वो इस तरह पर्पल कलर देगा। अपर साइड प्लांट की लीव्स की अपर साइड होती है वहाँ पे स्टोमेटास कम होते हैं। आपने देखा होगा ना कि एक पत्ते को अगर आप ऊपर वाली सतह से देखें, अगर ये आपका पत्ता है, इसकी ये लोअर साइड है और ये अपर साइड है। तो अपर पार्ट जो है वो ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा प्लेन होता है, लेकिन लोअर पार्ट को अगर इसको उल्टी तरफ से आप लोगों को दिखाऊं, उल्टी तरफ से पौधे के ऊपर छोटे छोटे आपको ना इस तरह के छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं। बेसिकली वो स्टोमेटाज होते हैं। स्टोमेटाज वो प्लेस है किसी भी प्लांट की लोअर साइड की जहाँ से वाटर वेपर्स मतलब गार्ड सेल्स होते हैं इसके साथ। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर थोड़ा पढ़ा हो तो इस तरह के ना गार्ड सेल्स हैं, दो गार्ड सेल्स हैं इस तरह के, इस तरह के गार्ड सेल्स हैं ऐसे दो। तो दरमियान में ये जो ओपन डोर है ना ये कभी क्लोज रहता है, कभी ओपन हो जाता है। तो इसके क्लोज या ओपन होने का मकसद ये है कि ये एक्स्ट्रा वाटर को बाहर की तरफ एनवायरनमेंट की तरफ ना निकाले, लेकिन स्टिल ट्रांसपायरेशन का रेट चलता रहता है। और इस ट्रांसपायरेशन के रेट की वजह से क्या होता है, जो पानी है वो पौधे अपना बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, आम हालात में नॉर्मल कंडीशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं किसी सहरा के पौधे की बात नहीं कर रही या किसी पानी के पौधे की बात नहीं कर रही। ठीक है, एक्वेटिक लीव्स की, एक्वेटिक प्लांट्स की बात नहीं कर रही। तो अब जब हम अपर साइड में रखेंगे यही स्ट्रिप जो ब्लू कलर की है कोबाल्ट की स्ट्रिप, या फिर हम लोअर साइड पर रखेंगे इसी कोबाल्ट क्लोराइड की स्ट्रिप, तो लोअर साइड की स्ट्रिप पे ज़्यादा कलर अपेयर होगा बजाय इसके अपर साइड पे। तो आपसे लोकेशन ऑफ लीव्स पता की जा सकती है पेपर में कि किस लोकेशन ऑफ लीव पर ज़्यादा कोबाल्ट क्लोराइड पर्पलिश कलर या डार्क पिंकिश कलर का होगा। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमारा हो गया कोबाल्ट क्लोराइड वाला प्रैक्टिकल। तो इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, कंक्लूजन में यही है कि ट्रांसपायरेशन कॉज लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन की वजह से वाटर लॉस होता है और ये वेपर्स की फॉर्म में निकलता है। अगर ये कोबाल्ट क्लोराइड रखेंगे पेपर तो पता चल जाएगा ये ब्लू से पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टू इन्वेस्टिगेट दैट एक्सेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल है, बहुत मज़े का प्रैक्टिकल है। आपने जो है वो देखा होगा कि जब आप मुंह से हवा बाहर निकालते हैं तो ये किस चैप्टर की बात हो रही है, ये आपके रिस्पायरेशन वाले चैप्टर की बात हो रही है जिसमें हम इनहेल्ड एयर और एक्सेल्ड एयर के बारे में हमें पढ़ा था। इनहेल्ड एयर में आप देखते हैं ऑक्सीजन अंदर जा रही है और एक्सेल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर आ रही है। तो बेसिकली इनहेल्ड एयर या जो अंदर सांस लेके जा रहे हैं वो जो हवा है उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। लेकिन जब आप सांस बाहर निकाल रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। वजह यह है कि आपकी पूरी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ योर फूड। और उसके नतीजे में क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। आपका हर सेल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है सेल्यूलर रिस्पायरेशन के नतीजे में। सेल्यूलर रिस्पायरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो जाती है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड लेके जाता है उसको लंग्स के पास और लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, नाक के थ्रू आप बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करेंगे कि आपके नाक से निकल रही है। तो बेसिकली आप एक वाटर लें जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। लाइम वाटर क्या करेगा, जब आपके मुंह से स्ट्रॉ के थ्रू आप बाहर हवा निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी।
जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है, लाइम वाटर बेसिकली क्या है, CaOH होल ट्वाइस है, ठीक है। तो जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है। तो फौरन से ये जो वाटर है ना, ये जो लाइम वाटर है, ये मिल्की हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाइट कलर का होगा विच मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जा रही है। अगर ये वाइट कलर का ना हुआ विच मीन्स कहीं और से इसके अंदर एयर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा रही, ठीक। तो इसमें यह है कि बस आपने इस तरह इधर कॉर्क रख लें, स्टॉपर रख लें, बेशक नहीं भी रखते तो एक बस पेज रख के उसके अंदर 200 रख करके एक से जो है वो एयर ब्लो करें और एक से आपने जो है वो लाइम वाटर डालना है। लाइम वाटर क्या होगा, मिल्की हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हार्ट एंड ब्रीदिंग रेट। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। जब आप नॉर्मल स्टेट में होते हैं तो आपकी दिल की धड़कन ऐसे ऐसे नॉर्मल चल रही होती है, लेकिन जैसे आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, एल्टीट्यूड इसका बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो धड़कन तब ज़्यादा होने या हार्ट बीट ज़्यादा होने से मुराद है कि आपके बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होना शुरू हो गई है। इसका एक सिंपल ही एक प्रैक्टिकल है जिसके अंदर आपने क्या किया, आप एक जगह बैठे हुए हैं, आपने अपनी धड़कन काउंट की है, ठीक है। धड़कन मतलब जो आपके दिल की धड़कन है, और बीट भी दिल की धड़कन को कहा जाता है। लेकिन जब आप ब्रीद कहते हैं तो ब्रीद सांस है, तो आप एक सांस को काउंट करेंगे जो 16 से 20 के दरमियान होनी चाहिए, और एक धड़कन को काउंट करें जो तकरीबन 70 से 80 के दरमियान होती है, 72 होती है, 72 बार आपका दिल धड़कता है। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। एनीवेज यहाँ पर देखें तो रेस्ट पर आपकी जो दिल की धड़कन है वो 72 होती है, ठीक है, 72 है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, एक बच्चे की रिकॉर्ड की गई तो रेस्ट पर उसकी 72 थी, और जो उसके सांस थे टोटल 16 सांस उसने लिए हैं 1 मिनट के अंदर। एक्सरसाइज के बाद क्या, एक सांस पूरा है, यानी आप इनहेल करके एक्सेल करें और पूरा एक सांस तब बनता है। आफ्टर एक्सरसाइज के वक्त क्या हुआ, 108 दिल की धड़कन हो गई, इसका मतलब है इंक्रीज हुई, और ब्रीदिंग रेट भी ज़्यादा हो गया, 28 हो गया। इसका मतलब है रेस्ट पर कोई और हार्ट बीट होगी, कोई और ब्रीदिंग रेट होगा, एंड एक्सरसाइज पर कोई और हार्ट बीट और कोई और ब्रीदिंग रेट होगा। तो ये देखें, रेस्ट पर कम था, एक्सरसाइज के वक्त ज़्यादा हो गया, और बाद में रिकवरी हो गई। तो रिकवरी कब हुई, जब एक्सरसाइज के बाद आप थोड़ी देर के लिए बैठे तो आपने रिकवर कर लिया खुद को। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ ट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स, फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। आपको पता होना चाहिए कि एक प्लांट अपने आसपास के इन्वायरमेंट से बहुत मुतासिर होता है, और उस इन्वायरमेंट की वजह से वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है। जैसे इस पौधे को अगर एक बंद जार में रखा जाए, जिस तरफ से लाइट आएगी पत्ते अपना रुख उस तरफ करेंगे, अगर यहाँ से आई तो इस तरफ कर देंगे, अगर यहाँ से इस तरफ कर देंगे, अगर यहाँ इस तरफ कर देंगे। आपने सूरजमुखी के फूलों को कभी देखा होगा, उनका रुख हमेशा सूरज की तरफ होता है। वजह यह है कि वो लाइट से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो आपका किसी पौधे का स्टेम है, वो स्टेम हमेशा लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसी तरह किसी पौधे की जो रूट्स हैं वो हमेशा ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। पौधे की वो खासियत जो उसे लाइट की तरफ अट्रैक्ट करती है उसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। फोटो कहते हैं लाइट को। पौधे की वो खासियत जो उसकी जड़ों को ज़मीन से टच करवाती है, दैट इज़ जियोट्रॉपिज्म। जियो कहते हैं अर्थ को, ज़मीन को। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमने फोटोट्रॉपिज्म की और जियोट्रॉपिज्म की एग्जांपल पढ़ ली है। मटेरियल रिकॉर्ड में हमें पौधा चाहिए, और हमने पौधे को बंद करने के लिए एक बॉक्स चाहिए जैसे हमने अभी देखा, और इसी तरह से हमें गमला वगैरह चाहिए। फोटोट्रॉपिज्म स्टडी करने के लिए लाइट सोर्स देंगे, और जियोट्रॉपिज्म स्टडी करने के लिए ज़मीन के साथ रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखें, फोटोट्रॉपिज्म में पौधा ऊपर की तरफ रोशनी की तरफ उग रहा है, लेकिन जियोट्रॉपिज्म जो उसका रूट है वो नीचे उग रहा है। अगर आप इस पौधे को लिटा भी देंगे फिर भी जो पौधा होगा वो ऊंचाई की तरफ जाएगा, और जो उसकी रूट्स हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पौधा आप इस तरफ ग्रो कर रहा है, ऐसे नहीं ग्रो करेगा, ना ही रूट्स ऐसे इस तरफ सीधी नहीं ग्रो करेंगी। अगर यहाँ से रूट्स इस तरफ ग्रो करना शुरू करें तो फिर जियोट्रॉपिज्म नहीं है, लेकिन यहाँ से रूट्स डाउनवर्ड ग्रो कर रही हैं विच मीन्स जियोट्रॉपिज्म है। इस तरह से यहाँ पौधा इस तरफ नहीं ग्रो कर रहा जिस तरह खड़े हुए में ग्रो कर रहा था, ये पौधा सीधा ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है विच मीन फोटोट्रॉपिज्म का फिनोमिना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जियोट्रॉपिज्म का आ गया। जियोट्रॉपिज्म हमने पढ़ लिया है। तो ये बेसिकली एक हेल्दी सीड की निशानी है कि वो ज़मीन की तरफ जाएगा, उगेगा, और फोटोट्रॉपिज्म में ऊपर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टू स्टडी द रिएक्शन टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन। आपको पता होना चाहिए कि एक बंदा जिसका रिस्पॉन्स टाइम डिपेंड कर रहा होता है उसके नर्वस सिस्टम के ऊपर, तो हमने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ा था। जब किसी बंदे को कोई चीज़, कोई स्टिमुलाई आता है तो वो उसके नतीजे में एक्ट करता है, उसका दिमाग उसे फ़ौरन से बताता है क्या करना है, और वो फ़ौरन से काम करता है। तो इस केस में आपने एक इस तरह का ऐसे बच्चा बिठाना है या खड़ा करना है, उसके हाथ को इस तरह से खोलना है, और वर्टिकली इसको एक इस तरह का रूलर दे देना है, ठीक है, जिसको वो देख रहा हो। आप उसे कहें कि आप उसको देखें, ठीक है। जब देखें, उसे बताए बगैर, उसे वार्न किए बगैर आप वो क्या करें, गिरा दें। अब आप उसको गिराएंगे
तो देखें कि किस हाइट से वो कितनी हाइट तक गिरा है तो उस बच्चे ने पकड़ लिया है। उस टाइम को नोट कर लें। जैसे लेट सपोज 1 सेकेंड बाद उस बच्चे ने पकड़ा, तो देखें कि कितनी हाइट उसने, कितना डाउनवर्ड है ये स्केल। ये उसका जो स्केल डाउनवर्ड जाने का अमल है, बच्चे ने कितनी जल्दी अडॉप्ट किया है, बच्चे के सेंसेस ने कितनी जल्दी रिएक्शन दिया है, ये बेसिकली एक रिस्पॉन्स टाइम था। ठीक है, तो हम इस तरह से रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी उसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए एक स्टिमुलाई आता है, सेंसरी न्यूरॉन्स इसको लेके जाते हैं, दिमाग में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो इसको डिटेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और एनालिसिस के पास जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन है ये वापस आएंगे और रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, तो रूलर की इन्होंने लेंथ वगैरह लिखी हुई है 30 सेंटीमीटर, स्टूडेंट है सब्जेक्ट, और टेबल या चेयर के ऊपर उसको बिठा दिया है, रूलर से गिरा दिया है, रूलर को हाइट से गिराया है और देखा है कि बच्चा कितनी देर के बाद रिस्पॉन्स करता है, तो ये बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। अब 3 बार ऐसा करना है, पहली बार 18 सेंटीमीटर पे पकड़ा गया, दूसरी बार 20 सेंटीमीटर, तीसरी बार 17 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास डिफरेंट रीडिंग्स आ गई हैं। ठीक है, तो इससे पता चला है कि ये जो टाइम है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, अलग होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक हमारे पास जो मेजर प्रैक्टिकल्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। ये प्रैक्टिकल नंबर 10 तक हमारे मेजर प्रैक्टिकल्स खत्म हो गए हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कौन से प्रैक्टिकल्स हैं? माइनर प्रैक्टिकल्स हैं, इनकी हम आगे एग्जांपल भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इन माइनर प्रैक्टिकल्स में जो पहला प्रैक्टिकल है दैट इज द स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप लोगों को पता होगा कि हायर कंसनट्रेशन मॉलिक्यूल से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएं तो डिफ्यूजन है। जैसे आपने रूम के एक पार्ट में स्प्रे किया है तो उसकी खुशबू रूम के दूसरे पार्ट तक जाती है, दैट इज़ डिफ्यूजन। इसी तरह से फूड पार्टिकल्स पौधे के अंदर एक जहाँ पे बन रहे हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड पार्टिकल्स बन रहे हैं वहाँ से जो है वो एक फ्रूट तक जाते हैं, दैट इज़ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस में कोई भी मॉलिक्यूल हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा तो उसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। ऑस्मोसिस में होगी डिफ्यूजन ही, लेकिन ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कहा जा रहा है। वाटर मॉलिक्यूल अगर डिफ्यूज करें हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, दैट विल बी ऑस्मोसिस। ठीक, अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन का प्रोसेस कैसे हमने स्टडी किया। तो अच्छा, ये प्रैक्टिकल द स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन किस किस फैक्टर से इफेक्ट होती है? टू स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इन वाटर। पहले डिफ्यूजन को हमने डिफाइन कर लिया, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। फिर ये किस किस जगह पर हो रही है, लिक्विड में भी, गैसेस में भी और सॉलिड में भी हो रही है डिफ्यूजन। ठीक है, इस पे इफेक्ट करने वाली कौन सी चीज़? टेम्परेचर, कंसनट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि इसका मीडियम कितना भारी है। जैसे गैस के केस में बहुत कम है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन सॉलिड के केस में बहुत हाई है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, लिक्विड के केस में मीडियम है, तो इसलिए हम लिक्विड में स्टडी करते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल्स, नेचर ऑफ मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। हमें बीकर चाहिए, वाटर चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए एंड स्टॉप वॉच चाहिए। ठीक है, हमने 2 बीकर्स लेने हैं और इन्हें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर से फिल करना है, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। एक बीकर को हमने हीट करना है, दूसरे को हीट नहीं करना, और दोनों के अंदर हमने क्या करना है, सोल्यूशन डाल देना है। जिसको हमने हीट किया उसमें आपको फ़ौरन से, जैसे COD में फ़ौरन से आपको ऐसे फैलता हुआ पोटेशियम परमैंगनेट नज़र आएगा, और जिसको आपने हीट नहीं किया उसमें आपको देर से फैलता हुआ नज़र आएगा। मतलब वाजे है, जहाँ पे आपने हीट किया वहाँ फ़ौरन से क्यों फैला है, क्योंकि हीट प्रोवाइड करती है वाटर को काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को हाई कर देती है, एंड मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा अच्छे से वाइब्रेट करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग होगी। आप मिक्स करने के लिए क्या करते हो, स्पून हिलाती हो ना, वाइब्रेट ही करते हो ना, तो बिल्कुल उसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली मिक्स कर देंगे। यही वजह है कि जब आपको मिक्सिंग जल्दी चाहिए होती है, फास्टर चाहिए होती है, तो आप किसी भी चीज़ को हीट अप करते हैं। हीट अप करने से जल्दी मिक्सिंग हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, कंसनट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और मॉलिक्यूलर और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं। अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो देर लगेगी, थोड़ी कंसनट्रेशन जल्दी मिक्स होती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जल्दी से मिक्सअप हो जाएगा, और इस तरह से मॉलिक्यूल छोटे छोटे होंगे तो जल्दी मिक्स होंगे, और मॉलिक्यूल्स बड़े कर दिए जाएंगे तो वो देर से मिक्स होंगे। ठीक है, जैसे आप चीनी के ब्लॉक्स लें वो देर से मिक्स होंगे, लेकिन चीनी को ग्राइंड कर दें तो वो जल्दी मिक्स हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस है। स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस से मुराद ये है कि आपने वाटर की कंसनट्रेशन हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूवमेंट देखनी है, तो आपने लेनी है पोटैटो स्ट्रिप्स, उनको कट करना है और उन्हें वाटर के अंदर डालना है।
अब ऑस्मोसिस कैसे स्टडी होगी? एक के अंदर आपने एज इट इज़ वाटर के अंदर डाल देना है और दूसरे के अंदर सॉल्ट डालना है। यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो प्रोसीजर है, 2 बीकर्स लेने हैं, एक के अंदर सॉल्ट डालना है और दूसरे के अंदर सिंपल डिस्टिल वाटर डालना है, और इक्वल साइज ऑफ पोटैटो लेना है और पोटैटो को रख के थोड़ी देर ऑब्जर्व करना है। अब गौर फरमाएं, एक ऐसा बीकर है जिसके अंदर आपने देखा कि आपने सॉल्ट डाला है, तो सॉल्ट डालने की वजह से, ये सेकंड वाला, इसके अंदर सॉल्ट हाई कंसंट्रेशन में, सॉल्ट डालने की वजह से क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स को लगेगा कि बाहर जो है पानी कम है क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा है और अंदर पानी ज़्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली पोटैटो के अंदर से निकल के बाहर आने की कोशिश करेंगे क्योंकि वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। एज ए रिजल्ट जो पोटैटो का साइज है वो छोटा हो जाएगा, पोटैटो स्ट्रिप छोटा पड़ जाएगा। लेकिन दूसरे केस में जहाँ पे पोटैटो के अंदर अपने मिनरल्स हैं और बाहर हमने सिर्फ डिस्टिल वाटर डाला है, तो बाहर से पानी अंदर जाने की कोशिश करेगा, साइज बड़ा करेगा। क्यों साइज बड़ा करेगा? क्योंकि अब पानी जो है वो अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, अंदर जो है वो बाकी आइंस वगैरह ज़्यादा है। इस केस में तो बाहर हमने खुद सॉल्ट डाल के इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन बना लिया, लेकिन इस केस में क्या हुआ, हमने कोई सॉल्ट नहीं डाला। जब हमने कोई सॉल्ट नहीं डाला तो वाटर मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है। इस केस में तो बाहर सॉल्ट डाल दिया था ना, इस केस में नहीं डाला। इस केस में क्या होगा कि साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर आप तीसरा लें और उसके अंदर उतना ही आइंस डालें, उतनी ही सॉल्ट डालें जितना इस आलू के अंदर हैं, इक्वल आप गूगल से निकाल के, तो क्या होगा कि ना अंदर से बाहर वाटर की मूवमेंट होगी ना बाहर से अंदर वाटर की मूवमेंट होगी, तो जो साइज है वो सेम रहेगा। इस केस में साइज बड़ा हुआ है क्योंकि वाटर इसके अंदर फिल हो गया, इस केस में साइज छोटा हुआ है क्योंकि वाटर अंदर से बाहर गया, इस केस में रिमेन सेम रहा है। इससे हमें पता चला है कि वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। जहाँ पर इस आलू के अंदर, इस पोटैटो स्ट्रिप के अंदर वाटर गया है, वहाँ पे वो स्वेलो हो गया, वो स्वेलो कर गया, फूल गया, फिर्म हो गया। जहाँ पे, जिस तरह ये केस है फर्स्ट केस, जहाँ पे ये पानी बाहर निकला है वहाँ पे वो सॉफ्ट हो गया, अंदर से श्रंक हो गया है, ठीक है। तो जब वाटर पोटैटो स्ट्रिप के अंदर जाएगा, जैसे ये पहला केस है, इसको हम बोलेंगे एंड ओस्मोसिस, यानी कि अंदर की तरफ गया है। जब वाटर पोटैटो स्ट्रिप से बाहर की तरफ मूव करेगा, इसको बोलेंगे एक्सोस्मोसिस, यानी कि एग्जिट हुआ है, बाहर गया है पानी। इस केस में जब पानी अंदर जाएगा तो पोटैटो स्ट्रिप्स फूल जाएंगे और इस केस में जब पानी बाहर जाएगा तो पोटैटो स्ट्रिप्स छोटे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्ट सॉल्यूशन एंड डिस्टिल वाटर दोनों केसेस में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या प्रैक्टिकल देखना है, डायसेक्ट मोनोकोट एंड डायकोट सीड। तो आपने सिंपली सीड लेने हैं, उन्हें 2 में कन्वर्ट करना है। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनका एक कॉटिलेडन होता है, जिन्हें हम मोनोकोट बोलते हैं। जैसे आपके सामने चावल की एग्जांपल है, जैसे आपके सामने कॉर्न की एग्जांपल है, जैसे आपके सामने गंदम की एग्जांपल है, तो आपको सिंगल एक मोनोकोट नजर आता है। डायकोट होते हैं जिनकी 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। 2 कॉटिलेडन्स वाले को डायकोट कहा जाता है। जैसे आपके सामने लोबिया की एग्जांपल है, जैसे चने की एग्जांपल है, वो सारे डायकोट्स हैं। हमने क्या करना है, सीड लेना है, उसे कट करना है। अगर वो 2 इक्वल हिस्सों में कट हो जाता है तो वो डायकोटिलेडन है, अगर वो सिंगल में रहता है दैट इज मोनोकोट, ठीक है। आराम से सीड कोट को हम रिमूव करेंगे। सीड कोट रिमूव करने के बाद हमने 2 इक्वल हिस्सों में डिस्कस करना है, 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इधर से भी आपको एक कॉटिलेडन नजर आएगा, इधर से भी कॉटिलेडन नजर आएगा। तो ये बेसिकली जो इंटरनल चीज़ है दैट इज कॉटिलेडन, और कॉटिलेडन जो है वो फिर अटैच होता है ऊपर एपिकोटाइल से, और ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो मोनोकोट है उसके अंदर एक ही कॉटिलेडन होता है, सिंगल कॉटिलेडन, वो 2 में नहीं, 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं कन्वर्ट हो सकता, ठीक है। तो डायकोट सीड और मोनोकोट सीड में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ना कुछ इनके डिफरेंसेस और भी लिख लिए क्योंकि आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिसमें देखें मोनोकोट्स में 1 कॉटिलेडन होता है, इसकी वेन्स पत्तों की ऐसे इक्वल जाती हैं। फिर इसी तरह से इसका जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो ऐसे इरेगुलर सा पैटर्न बनाता है। इसकी जड़ें जो है वो ज़्यादा घनी होती हैं और इसके फूल जो है वो अक्सर मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, यानी या 3 उसकी पत्तियाँ होंगी फूल की, या 6 होंगी या 9 होंगी, ठीक है। जैसे इस केस में आप लोगों को कितनी नज़र आ रही हैं, 6 नज़र आ रही हैं। डायकोट के केस में दो कॉटिलेडन्स और इसके पत्तों की जो वेन्स हैं वो ऐसे उनकी ब्रांचेस बनी होंगी। इसका जो जाइलम फ्लोएम है ऐसे अरेंज होगा, इस तरह से इरेगुलर नहीं होगा, और इसकी जो रूट हैं वो इस तरह से ग्रो करेंगी, ऐसे बंच की फॉर्म में ग्रो नहीं करेंगे। और इसके जो फ्लोरो पार्ट्स हैं वो 4 या 5 के मल्टीपल्स होंगे, यानी कि या तो खुद 5 होंगे या 10 होंगे या 15 होंगे या 4, 8, 12 होंगे, ठीक है, इसके मल्टीपल्स होंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है जर्मिनेशन ऑफ सीड, एपीजियल या हाइपोजियल। एपीजियल या हाइपोजियल का मतलब क्या है? एपीजियल के केस में
एक हाइपोकोटाइल बनता है। सीड के अंदर से एक ऐसी शाख निकलती है जो पहले ऊपर की तरफ ग्रो करती है, ठीक है, और सीड पहले ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, कोटिलेडन इसका बाहर की तरफ ग्रो करेगा, ठीक है, और इस तरह से बड़ा होता है। ऐसे पौधों को हम एपीजियल प्लांट्स कहते हैं। हाइपोजियल के केस में क्या होता है कि पहले डाउनवर्ड निकलती है, जिस तरह देखें आप, जड़ पहले नीचे की तरफ जा रही है, फिर ऊपर वाला निकला है एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल पहले निकलता है, इसलिए हम इसको हाइपोजियल कहते हैं। हाइपोकोटाइल वो पार्ट है जो नीचे की तरफ, इस केस में एपिकोटाइल पहले निकला है, इस केस में हाइपोकोटाइल पहले निकला है। एपी कहते हैं ऊपर वाले को, एपिकोटाइल का मतलब है कोटिलेडन ऊपर की तरफ पहले निकला है। हाइपोकोटाइल मतलब हाइपो में नीचे वाला, कोटिलेडन नीचे की तरफ पहले निकला है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस करने के लिए आपको सीड ग्रो करवाना पड़ेगा। सीड जैसे ही ग्रो होगा तो उसके अगर डाउनवर्ड शक्ल जा रही है तो हाइपोकोटाइल, और ऊपर की तरफ जा रही है तो एपिकोटाइल। दैट इज सिंपल। जर्मिनेशन है, ये सीड की जर्मिनेशन में है। इसमें एग्जांपल है कॉटन बीन एपीजियल में, और हाइपोजियल में पी और मेज है, ठीक है। ये जस्ट इनकी डेफिनेशन वगैरह आप याद कर लें। कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस क्या हैं? कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस वो वेरिएशंस हैं जो कि एक खास नंबर के थ्रू जांची जाती हैं। जैसे आपकी हाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकती है। आपके हाथ की लेंथ, आपके पाँव की लेंथ ऐसे हो सकती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस वेरिएशन किसी न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट होती है, और इसमें ये नहीं होता कि हम डिफरेंट नंबर्स हम डिफरेंट प्रोवाइड कर सकें। ऐसा नहीं कह सकते कि एक बच्चे की हाइट जो है वो मोटी है और एक बच्चे की हाइट ऊंची है, ऐसा नहीं कर सकते। हमें कहना है कि एक बच्चे की हाइट छोटी है या ऊंची है, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में डिफरेंट, एक से ज़्यादा जो चीज़ें आ जाती हैं सामने। जैसे एक बंदे की आई कलर डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में आता है, ब्लड ग्रुप डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में आता है। क्यों? क्योंकि आई कलर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इस केस में तो हमने कहना कि 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर है, सबको सेंटीमीटर से नाप रहे हैं, लेकिन इस केस में सेंटीमीटर से नहीं नाप रहे सबको। इस केस में अलग कलर है, जैसे ये ब्राउन है, ग्रीन है, ब्लू है, ग्रे है, ब्राउन है, ब्लू है, तो ये डिफरेंट कलर्स हैं आइज़ के, ठीक है। हेजल है, डिफरेंट कलर्स हैं, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में आता है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए जहाँ पर कहीं न्यूमेरिक्स इन्वॉल्व होंगे वो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होगी, जहाँ पर न्यूमेरिक्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई रंग इन्वॉल्व होगा, कोई मेल फीमेल इन्वॉल्व है, कोई बिल्कुल ही डिफरेंट है, एक पार्ट दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर बच्चे की हाइट तो होगी होगी, किसी की छोटी किसी की बड़ी होगी, लेकिन होगी ज़रूर, तो उस केस में हम कॉन्टिन्यूस वेरिएशन कह रहे हैं। लेकिन अब आंखों का रंग कभी किसी का सेम नहीं होगा, ठीक है, किसी का ब्लू होगा, किसी का ब्राउन होगा, तो हम डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन बोलेंगे इसको। इसी तरह से किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी या ओ हो सकता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि ए की ही आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं, नो। जैसे हाइट की ही डिफरेंट टाइप्स है ना, ऊंचा नीचे, इस तरह से ए की डिफरेंट टाइप्स नहीं है। ए अलग है, बी अलग है, ए बी अलग है, ओ अलग है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये चीज़ मुझे समझानी नहीं आ रही, ये बहुत सिंपल चीज़ है। ह्यूमन हाइट एग्जांपल है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की, और टंग रोलिंग है डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन की, क्योंकि कुछ लोग टंग रोलिंग या तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाइट के केस में हम ये नहीं कह सकते कि हाइट है ही नहीं, ठीक है, किसी न किसी की कितनी कितनी हाइट तो होगी ही होगी। नेक्स्ट है क्वाड्रेट मेथड से हमने इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग लेनी है। तो क्वाड्रेट मेथड में हम इस तरह का एक ब्लॉक यूज़ करते हैं, और मिसाल के तौर पर आपने अपनी प्लेस के ऊपर देखना है कितने रोज़ प्लांट हैं, एक गार्डन में कितने रोज़ प्लांट हैं। आप रैंडम जगह पर जाकर क्वाड्रेट फेंकेंगे ऐसे रैंडमली, ठीक है। रैंडम जगहों पे जब आप जाके क्वाड्रेट फेंकेंगे, हर क्वाड्रेट के अंदर कितने वो रोज़ के प्लांट्स आए हैं उनको काउंट करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी जगह को स्टडी करने के लिए हम रैंडम स्टडी करते हैं। रैंडम स्टडी के लिए क्वाड्रेट इस्तेमाल होता है। क्वाड्रेट मल्टीपल जगहों पे जाके फेंकते हैं और उस पॉपुलेशन को स्टडी कर लेते हैं। ये क्वाड्रेट मेथड किसी भी खास पौधे की स्पीशी को करने के लिए होता है, या जो चूंटियों के जो घर होते हैं उनको करने के लिए होता है, या किसी भी जड़ी बूटी की स्टडी करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे ये इन्होंने सनफ्लावर को स्टडी किया हुआ है एक बाग के अंदर। माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है वो एक लंबा प्रैक्टिकल है आपके इसका, जिसमें आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना आना चाहिए। माइक्रोस्कोप की मैं आगे आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। माइक्रोस्कोप्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड, लाइट माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स है माइक्रोस्कोप की, ठीक है। हमें कुछ स्लाइड्स चाहिए जिनको हम देख सकें, और उन स्लाइड्स की हमें पिक्चर भी बनाने आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो प्रोटिस्टा की एग्जाम्पल दी है, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स की एग्जाम्पल दी है। प्रोटिस्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ दी हैं, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, वॉलवॉक्स आ जाता है, क्लेमाइडोमोनास आ जाता है। एनिमल सेल में ह्यूमन चीक सेल्स हैं, ये ह्यूमन चीक सेल आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एनिमल सेल है तो आपको कहीं पर भी इसकी मेम्ब्रेन नज़र नहीं आ रही, सॉरी सेल वॉल नज़र नहीं आ रही। मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं है लेकिन मेम्ब्रेन अवेलेबल है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, तो ये ह्यूमन चीक्स यानी आपके मुंह के अंदर से लिए गए हैं। फिर ये प्लांट सेल है, आपको बिल्कुल एक लंबाई की शक्ल में एक पौधे का सेल नज़र आ रहा है, अंदर न्यूक्लियस है, और हार्ड एंड टफ सेल वॉल भी नज़र आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए प्लांट्स में सेल वॉल अवेलेबल होती है, एनिमल्स में नहीं होती। यहाँ पर मैंने अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना की एग्जाम्पल दे दी है, या आप एज इट इज़ इनको याद करेंगे, ठीक है।
इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, अमीबा, इसकी पिक्चर याद करेंगे आपको बनानी आ सकती है। क्लेमाइडोनवास और वॉलवॉक्स की पिक्चर भी आपने याद करनी है। तो हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो 4 टाइप्स के हैं। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, सॉरी हैं यहाँ पर आपकी, इधर हैं आपकी जो उसमें हैं फेडरल बोर्ड की तरफ जो गाइडलाइन है उसमें है। तो हमारे पास 4 तरह के टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ ये आपको नज़र आ रहे हैं, स्किन के ऊपर होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ ये आपको नज़र आ रहे हैं, कनेक्ट करने के लिए हैं। मसल टिश्यू ये आपको नज़र आ रहे हैं, मूवमेंट के लिए हैं। नर्व टिश्यू ये आपको नज़र आ रहे हैं, मैसेजेस के लिए। ठीक है, तो इन चारों का स्ट्रक्चर आपको अलग अलग याद हो। कनेक्टिव टिश्यू में देखें आपको सेल एक दूसरे से इरेगुलरली मिले हुए हैं और अंदर एक सेंट्रल एक न्यूक्लियस है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू का बेसिक काम क्या है? कवर करना। एपी का मतलब आउटर, थीलिया स्किन की लेयर को कह रहे हैं। एपिथेलियल स्किन की आउटर लेयर, और इसके अंदर से कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे आपकी स्किन पे पसीना आता है, अंडर आर्म्स में देखें तो सीबम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ये स्किन की कवरिंग है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिसने कनेक्ट करके रखा हुआ है, चीज़ों को जोड़ के रखा हुआ है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। फिर आपके पास आ जाएगा मस्कुलर टिश्यू। मसल्स के अंदर इस तरह की स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं, ये आपको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है चैप्टर्स के अंदर। तो मस्कुलर स्ट्रिप्स जो हैं वो क्या कर रही हैं? एक्टिव मूवमेंट प्रोवाइड कर रही हैं और आप मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है नर्वस टिश्यूज़। तो नर्वस टिश्यूज़ हमने बहुत डिटेल में नर्वस सिस्टम में पढ़े हैं। इनके अंदर न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स होते हैं जो कि मैसेज कन्वे करते हैं। ओके, तो ये टिश्यूज़ बनते कैसे हैं? ये सेल्स मिले तो टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, प्लांट के टिश्यूज़ में आपके एग्जांपल है डर्मल, वस्कुलर और ग्राउंड टिश्यूज़ की। डर्मल टिश्यूज़ जो कि बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये सेंट्रल डर्मल टिश्यू आपको नजर आ रहे हैं। ये रेड कलर में जितने भी हुए हैं ना, ये आपके डर्मल टिश्यूज़ हैं। ठीक है, सॉरी वो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं जो बेसिक बनाते हैं। डर्मल टिश्यूज़ वो हैं जो आपकी स्किन क्लियर बनाते हैं। डर्मा कहते हैं स्किन को। ठीक है, आपको डर्मल डॉक्टर्स मिलते हैं, स्किन के डॉक्टर, यानी कि जो आउटर लेयर होगी वो हमेशा डर्मल होगी। जो रेड कलर में ना डर्मल लेयर, ये इसकी बाहर वाली लेयर ये डर्मल है, ये इसकी गोल बाहर वाली लेयर डर्मल है, ये भी इसकी गोल बाहर वाली लेयर डर्मल है। ठीक हो गया, तो डर्मल लेयर हमेशा आउटर स्किन को बोल रहे हैं। वेस्कुलर टिश्यू ऐसी टिश्यूज़ को बोल रहे हैं जो कि मूवमेंट का काम कर रहे हैं, जिनके अंदर फूड पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर वाटर मूव करता है, फ्लोएम के अंदर फूड पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है ग्राउंड टिश्यूज़। तो जो ये आपको सेंटर में नजर आ रहे हैं, दे आर ग्राउंड टिश्यू। ये थिकनेस इंक्रीज करते हैं, पौधे की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये जी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ का पता होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिख लिया है, आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसका खास ताल्लुक आपकी बुक के साथ नहीं है या आपके प्रैक्टिकल्स के साथ नहीं है, लेकिन मुझे बेहतर लगा कि मैं आप लोगों को एक इस तरह का डिफरेंस प्रोवाइड कर दूं, जिसमें एपिडर्मल टिश्यू कवर कर रहे हैं आपकी स्किन को, और ये स्टोमेटा के बाहर होते हैं, और इनका बेसिक काम क्या है कि ये कवरिंग भी तो प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ ये वाटर एक्सचेंज भी प्रोवाइड करते हैं, जो हमने ट्रांसपैरेशन में पढ़ा है। ग्राउंड टिश्यू क्या कर रहे हैं? ये परमानेंट टिश्यू हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं, और जो बेसिकली इंटरनली मजबूत कर रहे हैं और स्टोरेज का काम करते हैं। और वेस्कुलर टिश्यू क्या है? जो बंडल्स हैं, बंडल ऑफ शीथ, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आता है, जिसका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर। ऐसे पाइप्स अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं प्लांट्स के अंदर, जो कि वाटर या फूड की कंडक्टिविटी के लिए काम आते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल उसी की साथ साथ पिक्चर थी। 3 तरह के हैं, डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर। नेक्स्ट, अच्छा ये जो चीज़ है, ये साइड वाली, दिस इज प्लांट। प्लांट के अंदर पत्ता, और पत्ते के अंदर क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली पत्ते के अंदर क्या होता है? ये देखें, ये पत्ता है, तो ये जो आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, ये सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का काम है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, इमेज साइज एंड एक्चुअल साइज ऑफ अ स्पेसिमेन प्रोवाइड फ्रॉम प्रोवाइडेड डाटा। तो आपको इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, या मैग्निफिकेशन या इमेज साइज, और आपको कैलकुलेट करना होगा एक्चुअल साइज। तो इसको हम फार्मूला से कैसे करेंगे? तो आप फार्मूला एक ही याद करोगे। मैग्निफिकेशन कैसे आती है? इमेज साइज डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपसे इमेज साइज पूछ लिया, तो आपने सिंपली एक्चुअल साइज को इक्वल के इस तरफ ले जाना है। जब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन जब मल्टीप्लाई होगी एक्चुअल साइज से, तो इमेज साइज आ जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्चुअल साइज, तो एक्चुअल साइज आप क्या करोगे? इधर ही रहने दोगे और मैग्निफिकेशन इस तरफ ले जाओगे, तो इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो बस एक फार्मूला याद करोगे तो तीनों फार्मूलाज याद हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल्स दी हैं। पहली एग्जांपल में हमारे पास इमेज साइज 40 mm है और एक्चुअल साइज 0.02 mm है। आपने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या था? इमेज साइज डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। तो यहाँ पे इमेज साइज डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज आ जाएगा। इमेज साइज है 40, एक्चुअल साइज है 0.02, तो मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2000x। ठीक है, x क्यों आया है? क्योंकि ऊपर भी mm था, नीचे भी mm था, तो mm से कट के 0 हो गया, और 2000x, x हमेशा मैग्निफिकेशन का यूनिट होता है। सेम इज द केस विद
एक्चुअल साइज, तो एक्चुअल साइज इज इक्वल टू इमेज साइज डिवाइडेड बाई मैग्नीफिकेशन, तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब याद रखें एक्चुअल साइज के साथ एक्स नहीं आएगा, क्योंकि एक्स क्या है, कितनी दफ़ा बढ़ा हुआ है, 2000 टाइम बढ़ा हुआ है। मैग्नीफिकेशन टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने दफ़ा बढ़ा हुआ है। लेकिन एक्चुअल साइज को हम कितनी दफ़ा बढ़ा हुआ नहीं कह सकते, ये एक्चुअल में आएगी। ये इसकी कैलकुलेशन का तरीका है। अब हम आपके एक पेपर को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, ज़्यादा नहीं डिस्कस करते, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने बहुत पहले पूरे प्रैक्टिकल्स में हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एब्सोल्यूट एथेनॉल एंड कोल्ड वाटर। एथेनॉल एंड कोल्ड वाटर किसको टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा है, मेरे ख्याल में दूसरा प्रैक्टिकल, सॉरी पहला प्रैक्टिकल था, जिसमें हमने इमल्जन टेस्ट के नेम से एक टेस्ट पढ़ा है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इसी लेक्चर को पीछे ले जाओ, जहाँ पे हमने एथेनॉल एंड वाटर यूज़ किया है ऑयल को टेस्ट करने के लिए, और ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या आया है, ड्रॉपलेट्स बने हैं ऑयल के। ठीक है, प्रोटीन को हमने किससे टेस्ट किया है, ये आपको पता होना चाहिए, आपने पहला प्रैक्टिकल इसी के बारे में पढ़ा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन शुगर को टेस्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन बाइज्यूरेट से करता है। चलें जाते जाते बता देती हूँ, लेकिन बताना नहीं चाहिए क्योंकि मैं पहले बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। ये वाली दोनों एग्जांपल बी एंड सी भी हमने पीछे जब आप ये प्रैक्टिकल, इनका एंजाइम का प्रैक्टिकल हम डिस्कस करे थे, तब मैंने बी और सी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जियोट्रॉपिज्म एंड फोटोट्रॉपिज्म वाले प्रैक्टिकल को आप गौर से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, फिर मूवमेंट आप देखें तो ऊपर वाली जो जा रही है ए वाली, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में जा रही है। जो बी वाली जा रही है डाउनवर्ड जा रही है, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो हम इस मूवमेंट को कैसे रिलेट करेंगे स्टिमुलाई के साथ, पहली है लाइट और दूसरी है ग्राउंड, अर्थ, जियोट्रॉपिज्म। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, तो डाउनवर्ड जियोट्रॉपिज्म, ऊपर ऊपर जा रहा है वो फोटोट्रॉपिज्म। एनीवेज, आप जो जर्मिनेशन की टाइप से हाइपोजियल एंड एपीजियल उसको डिस्कस करेंगे, वो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ में आ जाएगी। फिर ये हमारे पास अमीबा है, ये हमारे पास जो है वो सेल्स हैं प्लांट्स के। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये जो फैल रहा है, ये चीज़ जो फैल रही है, बेसिकली टेम्परेचर हाई करने की वजह से ज़्यादा फैली है बी में, और फर्स्ट में टेम्परेचर हाई नहीं था, तो जैसे ही टेम्परेचर आप हाई करते हैं तो मूवमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, इंक की मूवमेंट बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। इसको मैंने पूरे प्रैक्टिकल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास है एक हिस्टोग्राम की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। इस तरफ उन्होंने लिखी हुई है हाइट्स, इस तरफ उन्होंने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने अगर ये रफली दी होंगी ना आपको, जैसे मिसाल के तौर पर पहले लिखा है 69 to 70, फिर लिखा है 71 to 72, फिर लिखा है 59 to 60, तो आपने पहले डाटा को अरेंज करना है। ठीक है, ज़्यादा बेहतर है असेंडिंग टू डिसेंडिंग करें, बट छोटे से बड़े की तरफ जाएं। जब आप छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करेंगे, उनके सामने वाले भी अरेंज होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी अरेंज होंगे। तो 59 से 60 हाइट के बच्चे 2 हैं, 61 से 62 के बच्चे 5 हैं, 63 से 64 हाइट के बच्चे 12 हैं। इनको हम इसका टेबल कैसे बनाएंगे, सॉरी ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस ग्राफ को हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक तरफ आपने लिख ली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दूसरी तरफ आपने लिख ली हाइट। हाइट के लिए कितने बनेंगे, देखें कितने नंबर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसके लिए अगर ये कोई आखिरी है भी तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, जितने उन्होंने कहे उतने, मेरे ख्याल में 8 है, 8 है, सॉरी 3 4 5 6 7, अच्छा ये 7 है। तो खैर उसका फ़र्क नहीं पड़ता, 71 to 72 अगर इन्होंने कोई एक नंबर बीच में एक्स्ट्रा दे दिया है ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ये 61 एंड 62 के केस में ये गलती यहाँ पर हुई है, एक्चुअली ये मैंने कॉपी पेस्ट किया। एनीवेज, यहाँ पर आप देखिए तो 59 to 60 कितने बच्चे थे, 2 थे, तो आपने जस्ट 2 तक कर लेना। इसको इक्वल नंबर ऑफ उसमें डिवाइड कर देना, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 18, 18 to 20, तो इक्वल नंबर है, हर किसी के दरमियान 4 का फासला है। आप अपनी मर्जी से हर किसी के दरमियान 2 का फासला भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ना हो कि ये बहुत ही ऊंची चली जाए, इतना फासला काफ़ी है। अब पहले ग्रुप में 2 थे तो आप 2 तक उसको बढ़ा देंगे, दूसरे ग्रुप में लेट सपोज 4 थे या 8 थे तो आप 8 तक बढ़ा देंगे, जो जितना नंबर मांगेगा। अब मिसाल के तौर पर किसी में स्टूडेंट 10 है, तो आपको पता है 10 किधर आता है, 12 और 8 के दरमियान कहीं में आता है, तो आप रफली इधर आइडर लगा के 10 के सामने इसको ड्रॉ कर दोगे। किसी में स्टूडेंट 5 है तो आप 8 और 4 के दरमियान तो 5 नहीं आता, 8 और 4 के दरमियान 6 आता है, 6 और 4 के दरमियान 5 आता है ना, तो आप इन दोनों के दरमियान कर दोगे। जैसे ये देखें 69 to 70 है। बस इस तरह के ब्लॉक्स ड्रॉ करने हैं उस हाइट तक जिस हाइट तक आपका स्पेसिफाइड नंबर है। याद रखिएगा इनका इंटरवल इक्वल हो, यानी इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो इक्वल हो। ऐसा ना हो कि पहले 0 से 4 लिखें, अब 4 से आप 10 लिख दो, पहले में 4 का फासला अगले में 6 का फासला। नो, आपने हर किसी में इक्वल फासला रखना है और हर ब्लॉक इक्वल हो। जैसे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी 2 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाले की भी 2 सेंटीमीटर हो। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का फासला रखा है तो ऊपर वाले का, बल्कि हर किसी का आपस में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो। और इस तरफ जो है कि आप पतले या चौड़े जो है वो ब्लॉक्स बना सकते हो। ठीक हो गया, और इस तरफ वाला भी फासला इक्वल होना चाहिए। अगर पहला 1 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी 1 सेंटीमीटर का
और सारे 1 सेंटीमीटर के, अगर पहला 2 सेंटीमीटर का है तो सारे 2 सेंटीमीटर के फासले हैं, यानी कि जो साइज और साइज आपने इस एक वाले को दिया वो सबको देंगे, सबकी चौड़ाई सेम होगी। हाँ, हाइट इसकी डिफरेंट होगी क्योंकि हर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट डिफरेंशिएट कर रही है। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो एंड हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को मैक्सिमम प्रैक्टिकल समझ आ गए होंगे। कुछ नहीं समझ में आ जाता, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।